नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज से सावन शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। हर हर महादेव की गूंज के साथ आज कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। लेकिन कांवड़ यात्रा शुरू होती इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी होटल्स, ढाबों और दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम लिखने को जरूरी बताया गया था। हालांकि ये रोक इंटरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को लिखना पड़ेगा कि वो शुद्ध शाकाहारी खाना परोस रहे हैं या नहीं, उनके यहां नॉनवेज मिलता है या नहीं, लेकिन दुकान के मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी करके इस आदेश पर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से 26 जुलाई को सुनवाई करेगा। उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जबरदस्त हो गई। विरोधी दलों के अलावा एनडीए के साथी दल आरजेडी और माफ कीजिएगा आरएलडी और जेडीयू ने भी दुकान पर मालिकों का नाम लिखने के आदेश को गलत बताया। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने कहा कि आप कुर्ते पर भी नाम लिखकर चलना होगा। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का आदेश समाज में दूरियां पैदा करने वाला था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी की नीति और नीयत का पर्दाफाश करने वाला बताया। इन आरोपों पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी, इस पर आज चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली सभी दुकानों पर मालिक का नाम, वहां काम करने वाले लोगों के नामों की लिस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का यह आदेश यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के साथ साथ उन जगहों पर भी लागू होगा जहां कोविड यात्रा निकलती है। हालांकि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा में खाने पीने की दुकानों, होटलों और ढाबे वालों को यह लिखना होगा कि वो जो खाना परोस रहे हैं वो पूरी तरह वेजिटेरियन है या नहीं। लेकिन दुकानदारों पर इस बात के लिए प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो अपनी पहचान जाहिर करें, नेम प्लेट लगाएं। असल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली सभी होटल्स, ढाबों और खाने पीने का सामान बेचने वाले ठेलों पर दुकानदार को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया और मध्य प्रदेश में उज्जैन के मेयर ने भी ऐसा ही निर्देश जारी कर दिया। इसे लेकर मुस्लिम संगठनों, कई एनजीओज और कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और दूसरे कुछ लोगों ने और कई संगठनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। आज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। पिटिशनर के वकील सीयू सिंह ने कहा यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी खुद ही लोगों को बांटने पर तुले हुए हैं। जस्टिस रॉय ने पूछा क्या यह ऑफिशियल ऑर्डर है या प्रेस स्टेटमेंट। इस पर पिटिशनर के वकील ने कहा सरकार कह रही है कि लोग इसे स्वेच्छा से लागू करें, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें दबाव बनाया जा रहा है और आदेश को न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसके बाद महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इस आदेश से गरीब फल वाले, चाय वाले परेशान हैं, उन पर सख्ती की जा रही है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा यूपी और उत्तराखंड की सरकारों ने जो निर्देश दिए हैं उसके पीछे मकसद साफ है कि पहचान के आधार पर एक समुदाय विशेष का बहिष्कार किया जाए, उनकी रोजी रोटी पर हमला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रोजगार के मौलिक कानून के खिलाफ माना और इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की तरफ से कोई वकील इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 26 जुलाई तक इस मामले में जवाब मांगा।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो इसका पहला असर मुजफ्फरनगर में दिखा। मुजफ्फरनगर में तमाम ढाबों, होटल्स, मिठाई की दुकानों के जो नाम बदले गए थे, दुकानदार के नाम वाले जो बैनर और बोर्ड लगाए गए थे, उन्हें दुकानदारों ने फौरन हटाना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर की जीटी रोड पर नीलम स्वीट्स के मालिक फजल अहमद ने कुछ दिन पहले ही अपने नाम का जो बैनर लगाया था उसे कोर्ट का आदेश आते ही हटा दिया। इसी तरह न्यू हीरा स्वीट्स के मालिक शहजाद अहमद ने भी अपनी दुकान के नाम वाला बैनर हटा दिया। मुजफ्फरनगर हाईवे पर शौकीन चौधरी इंडियन शुद्ध ढाबा चलाते हैं, उनके स्टाफ ने भी शौकीन चौधरी के नाम वाला बैनर फाड़कर फेंक दिया। सिर्फ ढाबों और दुकानों ने ही नहीं, मुजफ्फरनगर में फल का ठेला लगाने वाले लोगों ने भी ठेले पर जो कागज चिपकाया था जिस पर अपना नाम लिखा था उसे भी अपने अपने ठेलों से फाड़कर फेंक दिया। आम की दुकान लगाने वाले आरिफ, निसार और इमरान जैसे तमाम लोगों ने नाम वाला कागज हटा दिया। कुछ ही दूरी पर पान की दुकान चलाने वाले शाह आलम ने भी अपनी दुकान से उस बैनर को उतार दिया जिस पर उनका नाम लिखा था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी खुश नजर आए। पहले पुलिस के डर से ज्यादा बोलने से घबरा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद खुलकर बोलने लगे हैं और अब कह रहे हैं कि इस आदेश से उन्हें काफी नुकसान हुआ। पुलिस के दबाव में आकर उन्होंने नाम लिखा था। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सर, इसलिए इसका सम्मान करते हुए हमने हटा दिया। क्योंकि आपने ये बैनर कब लगाया? ये भी 4-5 दिन पहले प्रशासन ने कहा था, पुलिस वालों ने आकर कि इसे लगा लो, हमने लगा दिया था। जब पुलिस ने कहा था अपना नाम पता सब लिखो, एड्रेस, सारे स्टाफ का नाम लिखो, आप अपना नाम लिखिए, अपने नाम लिखा अपना। अब हम बहुत खुश हैं। तो काम का भी फर्क पड़ा था? बहुत नुकसान हुआ हमें, पूरा 36 दिन हो गया आज नाम लिखो, तब से बहुत नुकसान हुआ हमारा, बहुत नुकसान हुआ। नुकसान 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया, हमें कर्जा हो गया हमारे पे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड पर नाम नहीं हटवाया है। उनका कहना है कि पुलिस के कहने पर नेम प्लेट लगाई थी, इसका जो असर होना था हो गया, जिससे आना होगा आएगा, जिससे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, इसलिए अब नेम प्लेट हटाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने कहा कि पुलिस वालों ने नेम प्लेट लगाने को कहा था, इसलिए जब पुलिस के अफसर कहेंगे तभी हटाएंगे। हमारे हल्का इंचार्ज साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया था, अगले दिन हमने 24 घंटे के पीरियड में लगा लिया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी इस आदेश पर, तो क्या आप ये नाम हटाएंगे जो आपने नाम लिखे थे? नहीं, अब जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है अब तो चलाएंगे। हम तो लगे रहेंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि हमारा तो चाय काम, नाश्ता काम है, जिसका दिल करेगा आएगा, नहीं आएगा। काम काज पर कोई फर्क पड़ा था? नहीं, हमारे पास भोले भी आ रहे, अब भी कल भी कांवड़ी आए, परसों भी आए, उन्हें मालूम है कौन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हिंदुस्तान है, इसमें हर तरह का आदमी है, अच्छा भी बुरा भी, हर तरह का आदमी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया जी वही सही है बस। तो पहले आपको क्या बताया गया था? पुलिस की तरफ से यहाँ पर लोग आए थे नाम लिखने के लिए कि नाम लिखिए आप सब अब यहाँ पे? जी, प्रशासन ने कहा था अपना नाम चेंज कर लो, इसीलिए नाम चेंज किया। देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा जो आदेश हमें दिए गए थे नाम लिखवाने के लिए, हमने उसका पालन करते हुए नाम लिखवा लिए थे, लेकिन ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं है। और जैसे कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली थी और आज से शुरू भी है 22 तारीख से, तो हमें थोड़ा सा इस बात का अनुमान था कि काम पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है रोक लगने के लिए, तो अब प्रशासन को भी चाहिए कि इन नामों को हटवाए। मतलब इससे माहौल भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सही नहीं रहेगा। चूंकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले में पिटिशनर थी, इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश सरासर गलत था, संविधान के खिलाफ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। इससे बीजेपी का नफरती एजेंडा एक्सपोज हो गया। जो बेसिक मुद्दा था विच वॉज दैट, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स, एंड जैसे एक
रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला। तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी एंड टू माई लीडर ममता बनर्जी who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित नजर आए। अखिलेश ने कहा, यूपी में खराब परफॉर्मेंस के बाद अब बीजेपी इस तरह के प्रयोग कर रही है, लेकिन अब तो कोर्ट भी बीजेपी के इरादे समझ गया। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है, तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला सीधे सीधे लोगों के पेट पर लात मारने वाला फैसला था, इसीलिए कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। प्रमोद तिवारी ने कहा कि योगी के फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन इस फैसले के पीछे दलितों को अलग थलग करने की साजिश थी, जो नाकाम हो गई। ये विभाजनकारी है, समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को, उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए, वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। जेडीयू और आरएलडी जैसे एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस फैसले का विरोध किया था, इसलिए दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जाहिर किया। केसी त्यागी ने कहा, अगर सरकार को वाकई में कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की फिक्र है, तो कांवड़ रूट पर शराब और मीठी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज उत्तर प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा नेता या सरकार का मंत्री नहीं बोला। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जरूर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन सरकार यह भी देखेगी कि कांवड़ियों की आस्था को कोई चोट न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि संविधान हमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान और उनका संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। कांवरिया पैदल चलकर आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, छाले पड़ते हैं, नदी का जल इकट्ठा करते हैं और व्रत रखते हैं, और उनको छदम नामों को रख कर लोग उसको भंग ना करने पाए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने खड़ा होता है। सरकार पूरी तरीके से धार्मिक मान्यताएं का सम्मान हो सके और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन हो सके, दोनों की चिंता करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका सम्मान होना चाहिए, पालन होना चाहिए, लेकिन अभी कोर्ट ने दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लोग कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों की पहचान को उजागर करने का सपोर्ट करते हैं, उनका तर्क है कि सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। जब मुसलमान हलाल सर्टिफिकेट देखकर सामान खरीदते हैं, दुकानदारों को हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते?
वो कहते हैं इसी तरह हिंदुओं को भी धार्मिक यात्रा के दौरान पवित्रता बनाए रखने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं, उनके धार्मिक विश्वास के मुताबिक तैयार किया गया है या नहीं। तो इस पर सवाल क्यों उठाए गए? इसलिए उत्तर प्रदेश के आदेश पर भले ही कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन अभी योगी सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है। जहां तक राजनीति का सवाल है तो चाहे बीजेपी हो, एनडीए के सहयोगी दल हो या फिर विरोधी पार्टियां, सभी वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोर वोटर को मैसेज देने के लिए आदेश लागू किया, विरोधी दलों ने अपने वोट बैंक को मैसेज देने के लिए इसका विरोध किया। दोनों का काम पूरा हो गया, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी जिला प्रशासन को इस तरह का आदेश देने का मौका क्यों मिलता है, और इसका उदाहरण आज ही मिला। मेरठ में आज ही कांवड़ यात्रा के रूट में लोगों ने एक बहरूपियों को पकड़ा। ये साधु का भेष बनाकर नंदी को सजाकर सड़क पर लोगों से पैसा मांग रहे थे। इसके बोलने और बात करने के सलीके पर लोगों को शक हुआ। लोगों ने पूछताछ की, आई कार्ड मांगा तो पता लगा इसके पास 2 आधार कार्ड हैं, एक भूरे के नाम से और दूसरा नौशाद के नाम से। पहचान उजागर होने पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बहरूपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला छोटा है, लेकिन अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती, लोग संयम न रखते, पुलिस को इन्फॉर्म न करते, तो हो सकता है दुर्घटना हो जाती और कल यह बड़ी खबर बन जाती। इसी तरह की घटनाओं से लोगों में अविश्वास पैदा होता है। छोटे छोटे मामले समाज में दूरियां बढ़ने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए प्रशासन की चुस्ती और सरकार का सख्त होना भी जरूरी है। पिछले साल प्रशासन ने थोड़ी ढिलाई बरती तो नूह में जलाभिषेक यात्रा पर दंगा हो गया, लेकिन आज नूह में भी जलाभिषेक यात्रा पूरे धूमधाम से निकली और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। सावन के पहले सोमवार पर आज हरियाणा के नूह में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। यात्रा का टाइम पहले सुबह 10 बजे दिया गया था, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद यात्रा शुरू हुई। चूंकि ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत नूह के नल्लड़ महादेव मंदिर से होती है और यह यात्रा करीब 30 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर तक जाती है और पुन्हाना के राधा कृष्ण मंदिर भी जाती है। इसलिए पूरे रूट पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुबह से ही नूह के सेंसिटिव इलाकों में और नल्लड़ महादेव मंदिर के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम बुला ली गई थी। पिछले साल ब्रजमंडल यात्रा के दौरान यहां पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। नल्लड़ महादेव मंदिर की पहाड़ियों से यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों पर फायरिंग की गई थी। कई घंटों तक पुलिस वाले भी हॉस्टेज बने रहे थे। पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया था। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, इसलिए आज कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। भक्तों ने नल्लड़ महादेव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की, जलाभिषेक किया। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। श्रद्धालुओं का कहना था इस बार सुरक्षा के इंतजाम अच्छे थे, न ही किसी ने विरोध किया, न उन्हें किसी तरह की परेशानी हुई। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पूरा बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है सब। आज व्यवस्था ठीक है? हाँ जी। किस तरह की व्यवस्था है आज प्रशासन की? अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी, बहुत सुरक्षित है। हम आप लोग ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल जो प्रॉब्लम हुई थी, दंगे हुए थे, इस बार कैसा माहौल लग रहा है? तैयारी कैसी? इस बार बहुत अच्छा है, सरकार ने फुल मदद की है और खूब अच्छा लग रहा है हमें। नूह के साथ साथ आज राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि हरियाणा का नूह राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। सावन के महीने में यहाँ से भी काफ़ी श्रद्धालु नूह के नल्लड़ महादेव मंदिर पहुँचते हैं और पूजा करते हैं। इसे लेकर राजस्थान बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए कांवड़ियों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी, लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, कांवड़ियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जो नूह में माने या राजस्थान के कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर कावड़ियों पर पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि कावड़ी यात्रा निकाल नहीं सकते और यह मार्ग बदल दिया जावे और कावड़ी यात्रा कावड़ के समय जो जय जयकार बोलते हैं या बैंड वादन करते हैं उसको बंद कर दिया जाता था। कई प्रकार के ऐसे जिहाद किस्म के लोगों ने ऐसी हरकतें की। नूह नहीं, पूरा राजस्थान में कावड़िए कहीं से भी पूर्णतः अपनी कावड़ी यात्रा निकालें, शिव का अभिषेक करें, शिव की भक्ति करें, कहीं कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भी राजस्थान में भजनलाल शर्मा साहब बीजेपी की सरकार है, इसलिए कावड़ियों की पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आएगी और अपराधी इस प्रकार की कोई हरकत करेगा उससे पूर्व उसका कहते हैं कि इंतजाम भी हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता नहीं। पिछले कई साल से मेवात का इलाका खासतौर पर नूह हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए बदनाम हो गया। गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच झगड़ों की सबसे ज्यादा खबरें इसी इलाके से आई। नूह में ही रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ था। नूह में ही जलाभिषेक यात्रा पर फायरिंग की गई थी। इसलिए आज शांति और सौहार्द के बीच जलाभिषेक यात्रा का संपन्न होना सबके लिए राहत की बात है। इसमें प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के दोनों पक्षों को, अराजक तत्वों को काबू किया। भड़काऊ बयान देने वाले हिंदू संगठनों के लोगों को यात्रा से दूर रखा और दंगा फसाद करने वालों को भी सख्त संदेश दिया। इसीलिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया और विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज केंद्र सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी पाबंदी हटा ली। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे, आरएसएस के शिविरों में हिस्सा ले सकेंगे। करीब 58 साल पहले 1966 में कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब यह पाबंदी हटा ली है। 9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। डीओपीटी की तरफ से जारी इस आदेश की कॉपी सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को भेज दी गई है और इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। चूंकि आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदी लगाई गई थी, यह सबसे पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने 1966 में लगाई थी। पहला आदेश 30 नवंबर 1966 को जारी हुआ था और दूसरा आदेश 25 जुलाई 1970 को आया और तीसरा आदेश 28 अक्टूबर 1980 को जारी किया गया। इसलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने जानबूझकर सियासी वजह से यह रोक लगाई थी, उसे वापस लेना देश हित का फैसला है। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक देशभक्त संस्था है, जो एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसका हर स्वयंसेवक देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है, उस संस्था में कोई भी व्यक्ति भाग ले उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, जो उन्होंने इस निर्णय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग लेने के लिए सभी को छूट दी है। आरएसएस ने केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, संघ पिछले करीब 99 सालों से देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। पिछली सरकारों ने
राजनीतिक उद्देश्य से संघ पर पाबंदी लगाई, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने जो फैसला लिया उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। जाहिर है कांग्रेस को मोदी सरकार का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 22 जुलाई को ही तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया गया था, लेकिन आरएसएस ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। आरएसएस ने समाज को तोड़ने का काम किया। बीजेपी सरकार आरएसएस के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। खड़गे ने कहा पहले सरकार ने संस्थाओं में बैकडोर से आरएसएस से लोगों की एंट्री की और अब सरकारी आदेश जारी करके अफसरों को, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने की छूट दे दी। ये देश के लिए खतरनाक है। लेकिन कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने बिल्कुल अलग बात कही। मनिकम टैगोर ने कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में खिंचाव आया है। मोदी सरकार ने आरएसएस के साथ दूरियां कम करने के लिए यह फैसला लिया। इससे सरकारी सिस्टम में भी नफरती मानसिकता वाले लोग पहुंचेंगे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये डाइवर्सिटी टैक्टिक से हम जानते हैं आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता खराब हो गया और मोदी जी और मोहन बाग जी का, इसलिए अभी डाइवर्ट करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। पता है नफरत का राजनीति, ये लोग नॉर्थ ब्लॉक से लेके एक रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय और पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये नफरत इतना बड़ा बाजार खोलने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक होगी इस देश में। असदुद्दीन ओवैसी सरकार के इस फैसले से खफा नजर आए। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस का हर मेंबर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेता है। अब सरकारी अफसर भी भगवा और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। सरकार ने इसकी छूट दे दी है। यह संविधान का मजाक है। ओवैसी ने कहा कि एनडीए सरकार में शामिल सहयोगी दलों को इस मामले में अपनी राय साफ करनी चाहिए। आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी? क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं? ये उनको बताना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को और विपक्ष के दूसरे नेताओं को जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा आरएसएस देशभक्तों का संगठन है। जिसके दिमाग पर जिन्ना का जिन सवार हो उसे संघ कभी समझ में ही नहीं आएगा। जिसने जिन्ना का जिन जिसमें हो वो संघ को नहीं समझ पाएगा, विपक्ष भी संघ को नहीं समझ पाएगा। संघ आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब है जब कहीं आपदा आता हो, चाहे बाढ़ हो या सुखाड़ हो या कोई किसी तरह का आपदा, तो संघ की सेवा देखने का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में भूमिका होती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब होता है। लेकिन ये विपक्ष या ओवैसी कहाँ से समझेंगे? कई जन्म लगेगा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने में। उन्होंने, कांग्रेस ने जानबूझ करके संघ पर प्रतिबंध लगाया था कि इसमें लोग न जुट सकें, सरकारी सेवा में रहने वाले लोग न जुट सकें। आरएसएस पुराना संगठन है। अगले साल आरएसएस की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ की विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ के लोगों की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। संघ के सेवा कार्यों की विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। जब जब प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के लोग बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में संघ के लोगों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में आदिवासियों और पिछड़े समाज के लोगों के जीवन को संवारने का काम किया है। जो लोग संघ का विरोध करते हैं, आरएसएस को देश विरोधी बताते हैं, उन्हें आदिवासी इलाकों में संघ की तरफ से चलाए जा रहे सेवा भारती के विद्यालयों में जाकर देखना चाहिए कि संघ वो काम कर रहा है जो राज्यों की सरकारें भी नहीं कर पाई। यह सही है कि आरएसएस पर 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगा था, प्रतिबंध भी लगाया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले में आरएसएस निर्दोष साबित हुआ। यह भी सही है कि 1966 में सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन यह कितना हास्यास्पद है कि 1962 में युद्ध में संघ के स्वयंसेवकों के सेवाभाव की तारीफ करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संघ के स्वयंसेवकों को रिपब्लिक डे परेड में बुलाकर सम्मानित किया था। और उसी कांग्रेस की सरकार ने 1966 में सरकारी अफसरों पर संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर पाबंदी लगा दी। एक और बात, अटल बिहारी वाजपेयी संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्हें देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, स्वयं सेवक हैं, ये सबको पता है। देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। अब जिस सरकार का मुखिया संघ का हो, उसके कर्मचारियों पर आरएसएस के किसी कार्यक्रम में भाग लेने पर पाबंदी कैसे लग सकती है? लेकिन राजनीति है, विपक्ष का काम विरोध करना है, इसलिए इस आदेश का भी विरोध हुआ। क्योंकि आज से ही संसद का मॉनसून सेशन शुरू होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि विपक्ष सरकार के इस फैसले पर शोर मचाएगा, कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर हंगामा करेगा। नीट पेपर लीक पर तो पहले से ही एडजर्नमेंट मोशन दिए जा चुके थे। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जैसे ही पार्लियामेंट पहुंचे तो सदन में जाने से पहले उन्होंने विपक्ष को सीधे सीधे साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सावन का पहला सोमवार है, शुभ दिन है। इस शुभ अवसर पर संसद का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। उन्हें उम्मीद है सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होगी। देश की तरक्की के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। मोदी ने कहा, पिछले 6 महीनों में चुनाव के दौरान जिसको जो कहना था कह दिया, जो नैरेटिव बनाना था बना लिया। जनता ने अब अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए अब मिलकर काम करने का समय है। इसके बाद मोदी ने तल्ख अंदाज में पिछले सेशन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे तो लगभग 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मोदी ने कहा, विपक्ष ने लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री का गला घोटने की कोशिश की। इस अनडेमोक्रेटिक बर्ताव पर विपक्ष ने कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार विपक्ष ऐसी हरकतें करने से बाज आएगा। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का
उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। आज मोदी की बात सुनकर पता चला कि पिछली लोकसभा में विपक्ष ने जो हंगामा किया था उससे वो कितने आहत हैं, कितने नाराज हैं। 2 जुलाई को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी करीब 133 मिनट तक बोले थे, लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के नेता लगातार चिल्लाते रहे, वेल में आकर लगातार शोर मचाते रहे। टीवी पर मोदी को देखने वाले हैरान थे कि वो इतने शोर शराबे में बिना रुके अपनी बात कैसे कहते रहे। आज पता चला कि मोदी डिस्टर्ब तो हुए थे, परेशान तो थे, लेकिन उन्होंने अपना भाषण पूरा किया, विपक्षी रणनीति को फेल किया और आज बजट सेशन के पहले दिन अपना दर्द जाहिर किया। ये बात सही है कि पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, बहस के लिए है। कभी कभी हंगामा हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन देश की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री को बोलने न दिया जाए, लगातार डिस्टर्ब किया जाए, ये गला घोटना नहीं तो और क्या है, यह आवाज को दबाने का प्रयास नहीं तो और क्या है। हालांकि आज भी विपक्ष हंगामे का मूड बनाकर आया था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आवर में सभी को सवाल पूछने का मौका मिल गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन में मौजूद थे, उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, इसलिए विपक्ष को हंगामा करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर ली, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने 2 टूक कहा कि वो विरोधी दलों की कृपा से नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास से शिक्षा मंत्री बने हैं, इसलिए विपक्ष उन्हें ज्ञान न दे। असल में मॉनसून सेशन के पहले ही दिन क्वेश्चन आवर के दौरान कांग्रेस के हिम्बी इंडेन और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने नीट पेपर लीक का सवाल उठाया। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके सवाल का जवाब दिया तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी स्पीकर से सवाल पूछने की परमिशन मांगी। स्पीकर से इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, पेपर लीक का मामला बेहद गंभीर है, स्टूडेंट्स को देश के एग्जामिनेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरह फ्रॉड है। राहुल गांधी ने कहा, जिसके पास पैसा है वो इस सिस्टम को खरीद सकता है। बोलते बोलते राहुल ने यह भी कह दिया, उन्हें नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री को इस मामले की गंभीरता का एहसास है या इसकी समझ है। That there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud.
That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. What exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? राहुल गांधी ने समझ पर सवाल उठाया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नाराज हो गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर्सनल अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जो उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें खुद कितनी जानकारी है ये किसी से छुपा नहीं है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा राहुल गांधी एनडीए सरकार पर सवाल तो उठा रहे हैं, पूरे सिस्टम को फ्रॉड तो बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बता रहे कि यूपीए सरकार के वक्त एग्जाम में धांधली को रोकने के लिए कपिल सिब्बल ने जो 3 बिल पार्लियामेंट में पेश किए थे वो बिल वापस क्यों किए गए। धर्मेंद्र प्रधान ने पूछा क्या रिश्वतखोर लॉबी के दबाव में कांग्रेस की सरकार ने ये विधेयक वापस लिए थे। मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। शिक्षा सुधार के लिए उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था। इसके बाद अखिलेश यादव भी पेपर लीक के मुद्दे पर बोले, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सवाल में ऐसा कह दिया कि सरकार को फिर से फ्रंट फुट पर आकर खेलने का मौका मिल गया। अखिलेश ने पूछा क्या सरकार नीट में पास होने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स रिलीज करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी। इसके बाद अखिलेश ने यह भी कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों का भला नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने अखिलेश यादव को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछले 3 दिन में
सभी स्टूडेंट की लिस्ट, उनके रोल नंबर और मार्क्स रिलीज करती हैं और ये सब वेबसाइट पर है, लेकिन शायद अखिलेश यादव उसकी खबर नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने कहा वो इस सीरियस इशू पर सियासत नहीं करना चाहते, वरना वो ये भी बता सकते हैं कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कितने पर्चे लीक हुए थे। कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट पेपर लीक मामले पर फिर से सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की बेंच ने इस मामले में एनटीए से एक एक डिटेल मांगी। पेपर लीक का कब पता लगा, पेपर लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुआ या दूसरे शहरों में भी हुआ, जो लोग पकड़े गए उनके बयानों में विरोधाभास क्यों है, इस तरह के तमाम सवाल पूछे। इसके बाद कोर्ट ने पूछा किस आधार पर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए। सबसे बड़ी बात, एक सवाल के 2 जवाब होने को लेकर एनटीए को चीफ जस्टिस के सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। असल में नीट अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के सवाल नंबर 19 के 2 आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की पुरानी किताब के हिसाब से जवाब का ऑप्शन 2 सही होता, नई बुक के हिसाब से ऑप्शन 4 सही होता। नीट क्लियर करने वाली एक स्टूडेंट ने अपनी पिटीशन में कहा उसने नेगेटिव मार्किंग के डर से यह सवाल छोड़ दिया था, जिससे उसका रैंक कम हो गया, लेकिन एनटीए ने ऑप्शन 2 को सही मानने वालों को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए, जिससे वो रैंकिंग में आगे निकल गए। इस पर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा आखिर सवाल नंबर 19 का सही जवाब क्या है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा सही जवाब ऑप्शन 4 है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा फिर ऑप्शन 2 चुनने वालों को ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। इसका असर स्टूडेंट की रैंकिंग पर पड़ा। इसके बाद अदालत ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर से कहा कि वो 3 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाकर बताएं कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आईआईटी दिल्ली को कल दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। कल भी नीट पेपर लीक पर सुनवाई जारी रहेगी। पेपर लीक का मामला कॉम्प्लिकेटेड है। कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारों के टाइम पर पेपर लीक हुए। धर्मेंद्र प्रधान का यह सवाल वाजिब है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल एग्जाम में होने वाली गड़बड़ी को रोकने वाला बिल लेकर आए थे, तो उसे वापस क्यों लिया गया, उस पर कानून क्यों नहीं बनाया गया। नीट का मामला तो और भी उलझा हुआ है। इसे समझने के लिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट को कई लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के हर पक्ष की सुनवाई कर रहा है, गहराई से इस पर विचार हो रहा है, इसलिए सबको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पिटीशन को हाई कोर्ट ने यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया कि पिटीशन में इतनी गलतियां हैं, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि कोर्ट समझ ही नहीं पाया कि सोमनाथ भारती की प्रेयर क्या है, वो चाहते क्या हैं। असम ने सोमनाथ भारती को नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज ने हराया है। सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन फाइल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे चैलेंज किया। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसे ये केस जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत में आया, तो पिटीशन की कॉपी देखकर जस्टिस अरोड़ा नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि पिटीशन में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं,
ड्राफ्टिंग में इतनी गड़बड़ है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सोमनाथ भारती ने अपनी पिटीशन में प्रेयर क्या की है। जस्टिस अरोड़ा ने कहा, पिटीशन में सोमनाथ भारती प्रतिवादी नंबर 4 का जिक्र भी किया गया है, जबकि केस में कोई रिस्पोंडेंट नंबर 4 है ही नहीं। कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा वो अपनी पिटीशन की गलतियां सुधारें, फिर से अदालत में आए और अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। सोमनाथ भारती वकील हैं, केजरीवाल की सरकार में कानून मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी पिटीशन को स्पेलिंग मिस्टेक्स और ड्राफ्टिंग में गड़बड़ियों के कारण जज सुनने से इनकार कर दे, इससे ज्यादा एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है। लोग पूछेंगे ये कैसे कानून मंत्री थे, ये कैसे वकील हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के चुनाव की रेस से बाहर होने के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट करने की बात कही है। अमेरिका में 4 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जो बाइडेन के हटने के बाद अब कमला हैरिस का उम्मीदवार बनना लगभग तय है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली ब्लैक फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हैं और अगर वो प्रेसिडेंट की उम्मीदवार बनती हैं तो इंडियन ओरिजिन की पहली अमेरिकन ब्लैक महिला होंगी जिन्हें अमेरिका की कोई पार्टी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएगी। वैसे तो प्रेसिडेंट बाइडेन समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेताओं ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी को सपोर्ट किया है, लेकिन इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट अगले महीने होने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में किया जाएगा। 19 अगस्त से शुरू हो रही डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में 4000 से ज्यादा डेलीगेट पार्टी के कैंडिडेट के नाम को फाइनल करेंगे। अगर कोई और नेता कमला हैरिस की उम्मीदवारी को चैलेंज करना चाहेगा तो उसे कम से कम 600 डेलीगेट्स के वोट की जरूरत होगी। उसके बाद उम्मीदवार चुनने के लिए वोटिंग कराई जाएगी। इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के बाद राजनीति में आई थी और अमेरिका के सेनेटर चुनी गई थी। 2020 में जो बाइडेन ने उन्हें अपना रनिंग मेट चुना था और वो देश की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी थी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने पर कमला हैरिस का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन के रेस से हटने का फैसला अचानक नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के कारण उनकी जुबान लगातार फिसलने लगी थी। 28 फरवरी को उन्होंने शी जिनपिंग को रूस का राष्ट्रपति बता दिया था। 28 जून को यूक्रेन को इराक कह दिया था। भारत की जगह चीन का नाम ले लिया था। थोड़े दिन पहले 11 जुलाई को उन्होंने जेलेंस्की को पुतिन कह दिया था। इसीलिए उनकी पार्टी में उनकी जगह किसी और को कैंडिडेट बनाने की बात होने लगी थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली। फॉर्मर प्रेसिडेंट ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बदल दिया, हिम्मत दिखाई, फाइट का नारा दे दिया। दूसरी तरफ जो बाइडेन को कोविड हो गया और उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ा। इन सारी बातों का नतीजा यह हुआ कि जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस का नाम चला। लेकिन इस बात की काफी चर्चा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस के नाम पर 2 अलग कैंप बन गए हैं। लेकिन अगर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया जाता है तो भी इस समय डोनाल्ड ट्रंप काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। रेटिंग्स में वो काफी आगे हैं।